अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 इनर्जेटिक्स और उसका टॉपिक 5.3 एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। उसके बाद एक सैंपल प्रॉब्लम है और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इस वीडियो लेक्चर में हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले सैंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सैंपल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को आपने रीड करना है, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन जो है ये निकालेंगे। आप लोगों को जो है प्रीवियसली मैं बता चुका हूं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब कब होती है, एनर्जी इवॉल्व कब होती है। ठीक है, आपने उन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है और यूज करते हुए ये देखना है कि ये जो ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन है इसमें आने वाला इंथाल्पी चेंज क्या होगा। तो आइए पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? कैलकुलेट द इंथाल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको ये केमिकल रिएक्शन दिया गया है और आपसे कहा यह जा रहा है कि इस केमिकल रिएक्शन के लिए इंथाल्पी में आने वाला चेंज फाइंड करें या कैलकुलेट करें। स्टूडेंट्स देखें, केमिस्ट्री में इंथाल्पी को रिप्रेजेंट किया जाता है H से और इंथाल्पी चेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा H से। हमने क्या करना है, इंथाल्पी चेंज को यानी कि डेल्टा H को फाइंड करना है इस केमिकल रिएक्शन के लिए। केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन और आयोडीन मिल रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। हाइड्रोजन जो है ये गैस है, आयोडीन गैस है और हाइड्रोजन आयोडाइड भी गैसियस फॉर्म में है। हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट्स हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स प्रोडक्ट हैं। अब देखें, इस केमिकल रिएक्शन के लिए हम फाइंड करेंगे इंथाल्पी में आने वाला चेंज। इंथाल्पी में आने वाला चेंज हम तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें H2, I2 और HI की बॉन्ड एनर्जीज का आइडिया होगा। तो क्या है कि हमें हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की बॉन्ड एनर्जीज गिवन है, हमने इन वैल्यूज को यूज करना है और यूज करके इंथाल्पी में आने वाले चेंज को कैलकुलेट करना है। तो देखें, आपको बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन के लिए गिवन है 436 किलोजोल पर मोल। आपको बॉन्ड एनर्जी आयोडीन के लिए गिवन है 151 किलोजोल पर मोल और आपको बॉन्ड एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो गिवन है -299 किलोजोल पर मोल। आपने इन तीनों वैल्यूज को यूज करना है और यूज करके इंथाल्पी में आने वाले चेंज को फाइंड करना है। स्टूडेंट्स देखें, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि रिएक्टेंट साइड पे जो रिएक्टेंट्स होते हैं इनके दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं, इन बॉन्ड्स ने टूटना होता है और जब इन बॉन्ड्स ने टूटना होता है तो इनको तोड़ने के लिए एनर्जी जो है ये हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। यानी कि हाइड्रोजन है ना H2, इसमें 2 एटम्स हैं, इन 2 एटम्स में मौजूद बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। वो जो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी उसकी वैल्यू हमें गिवन है। आयोडीन के 2 एटम्स हैं, उन एटम्स के दरमियान बॉन्ड है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। और हाइड्रोजन आयोडाइड में बॉन्ड बनना है और उस बॉन्ड के बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होनी है, वो वैल्यू भी हमें गिवन है। अब देखें, हम देखते हैं कि जब हाइड्रोजन H2 जो है इसके 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड टूटेगा तो कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। आयोडीन के 2 एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड टूटेगा तो कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। हाइड्रोजन आयोडाइड में जब बॉन्ड बनेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, खारिज होगी। ठीक है, और जब 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड के बनेंगे तो फिर कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। मैं यहां पे इस न्यूमेरिकल को, इसको सैंपल प्रॉब्लम को 3 स्टेप्स में मुकम्मल करूंगा। स्टेप नंबर 1 में हम देखेंगे कि एनर्जी जो अब्जॉर्ब हो रही है टोटल इस सारे केमिकल रिएक्शन के दौरान वो कितनी है। स्टेप नंबर 2 में देखेंगे कि एनर्जी जो रिलीज हो रही है इस केमिकल रिएक्शन के दौरान वो कितनी है। और स्टेप नंबर 3 में हम ओवरऑल एनर्जी में आने वाले चेंज को हम फाइंड करेंगे या इंथाल्पी चेंज को फाइंड करेंगे। देखिए, स्टेप नंबर 1 की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 1 में देखें क्या है, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड व्हेन H2 बॉन्ड इज ब्रोकन, यानी कि जब H2 बॉन्ड ब्रेक होता है ना तो उसके लिए जो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है वो कितनी है 436 किलोजूल पर मोल।
राइट कर दी। अब ये बॉन्ड क्यों ब्रोक होगा? जाहिर है ये वीक बॉन्ड है, तो वीक बॉन्ड टूटते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, तो इसलिए हाइड्रोजन के दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो वीक है, उस बॉन्ड को ब्रेक करना होता है हमने, तो इसलिए यहां पे एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। सेकेंडली देखें, एनर्जी अब्सॉर्ब व्हेन I2 बॉन्ड इज ब्रोकन, यानी कि जब I2 बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो उसके लिए जो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है वो आपने राइट कर ली 151 किलो जूल पर मोल। अब ये एनर्जी जो अब्सॉर्ब हो रही है हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, एनर्जी जो अब्सॉर्ब हो रही है आयोडीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो दोनों वैल्यूज आपके पास हैं। अगर मैं यहां पे कहूं कि टोटल एनर्जी जो अब्सॉर्ब हो रही है इस सारे प्रोसेस में वो कितनी हो रही है, तो आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो यहां पे थर्डली हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी अब्सॉर्ब, यानी कि जो टोटल एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है वो कितनी है, वो है 436 प्लस 151। तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया तो कितना आ गया 587। तो यानी कि जो एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है इस प्रोसेस में वो कितनी है 587 किलोजोल पर मोल, यानी कि ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है वो हो रही है 587 किलोजोल पर मोल। अब सेकेंडली देखें, एनर्जी ये तो अब्सॉर्ब हो रही थी ना, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी जो खारिज हो रही है कब, व्हेन 1 मोल ऑफ HI बॉन्ड इज फॉर्म्ड, यानी कि जब H और I के दरमियान, H और I के 1 मोल के दरमियान बॉन्ड बनता है तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है। स्टूडेंट्स याद रखें, जब एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही होती है ना तो उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाते हैं, पॉजिटिव साइन लगाएं या ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एनर्जी रिलीज हो रही होती है तो उसके साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो यहां पे देखें एनर्जी रिलीज जब 1 मोल HI बॉन्ड बनता है तो वो कितनी है 299 किलो जूल पर मोल। अब उसी तरह आपने देखे हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड है उस पे हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल हैं, 1 मोल नहीं है, ये तो 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है ना, इतनी एनर्जी खारिज हो रही है, तो अब 2 मोल के लिए फाइंड करते हैं। एनर्जी रिलीज व्हेन 2 मोल्स ऑफ HI आर फॉर्म्ड, जब 2 मोल HI के बनते हैं तो देखते हैं एनर्जी कितनी रिलीज होती है 2 मल्टीप्लाई बाय -299, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 598 किलो जूल पर मोल। अब देखें ये आपके पास वैल्यू है एनर्जी की जो अब्सॉर्ब हो रही है और ये वैल्यू है आपके पास एनर्जी की जो रिलीज हो रही है जब बॉन्ड बन रहा है। आप प्लस और माइनस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को इस टाइम इग्नोर करें और दोनों वैल्यूज का मुवाजना करें 587 और 598 का। ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो इस चीज से हमें अंदाजा हो रहा है इस चीज का कि भाई ओवरऑल ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें एनर्जी इवॉल्व हो रही है, इसमें एनर्जी खारिज हो रही है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है और नेगेटिव साइन बड़ी वैल्यू के साथ होने का मकसद ये है कि भाई ओवरऑल ये वाला जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ओवरऑल ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों एक्सोथर्मिक हुआ, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, क्योंकि हमारा कंसर्न तो ये नहीं, हम तो ये सारे काम कर रहे हैं ताकि हम इंथाल्पी में आने वाले चेंज को फाइंड कर सकें, ओवरऑल एनर्जी जो इवॉल्व हो रही है उसको जो है फाइंड कर सकें। तो स्टेप नंबर 3 में फिर हम राइट करेंगे ओवरऑल एनर्जी इवॉल्व्ड, ठीक है। वो आपने क्या राइट करनी है, ओवरऑल एनर्जी इवॉल्व्ड फाइंड करने के लिए आपके पास जो वैल्यू है ना -598 प्लस हमारे पास क्या है 587, ये राइट कर देंगे। इन दोनों को जब आपने माइनस बड़ी वैल्यू के साथ है प्लस छोटी वैल्यू के साथ है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, तो 98 और 87 जो है इनको सॉल्व किया तो 11 आ गए यहाँ पे। इसका मतलब ओवरऑल जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है वो कितनी हो रही है 11 किलो जूल पर मोल। जब मैं बोल देता हूं ना कि एनर्जी इवॉल्व हो रही है तो फिर माइनस या नेगेटिव जो है वो बोलने की जरूरत नहीं होती। तो एनर्जी इवॉल्व जो हो रही है इस रिएक्शन में वो 11 किलो जूल पर मोल हो रही है, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं, वी कैन से, हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दैट क्या कह सकते हैं, दैट डेल्टा H इज इक्वल टू -11 किलो जूल पर मोल, यानी कि डेल्टा H की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए जो आई है वो कितनी आई है -11 किलो जूल पर मोल। और एंड पे आप लिखेंगे हेंस
दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। और अगर आप इस रिएक्शन का रिवर्स करेंगे तो वो क्या होगा, एंडोथर्मिक। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सैंपल प्रॉब्लम। अब एक एक्सरसाइज बनी हुई है, एक्सरसाइज बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें बिल्कुल माइनर सी चेंज करनी है, बाकी सारा जो काम है ना वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूं। मैंने प्रीवियस लेक्चर जो पढ़ाया था ना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का टॉपिक पढ़ाया था, और वहां पे सीखा था पार्ट नंबर 2, 2 लेक्चर बनाए थे मैंने। वहां पे मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे पता चलता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है, और वहां पे हमने 2 मोल गैसियस वाटर जो है ना उसके लिए एंथैल्पी चेंज को फाइंड किया था, फिर 1 मोल गैसियस वाटर के लिए जो एंथैल्पी चेंज थी उसको फाइंड किया था। अब उसी वैल्यू को यूज करेंगे और उसको यूज करते हुए 1 मोल लिक्विड वाटर के लिए जो एंथैल्पी में आने वाला चेंज है उसको फाइंड करेंगे। मैं ये सारा जो सवाल है ना, सवाल नंबर एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको सारे को सॉल्व नहीं करवाऊंगा, वो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर मेरा जो है वो सुन लेना है, ठीक है, वहां से आपको समझ आ जाएगी। अभी जो इंपॉर्टेंट काम है ना वो मैं करवाऊंगा आप लोगों को, यानी कि जिससे हमारा आंसर आ सके और आप एग्जाम में आंसर लिख सको। अच्छा जी, एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है वो देखें, उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसका सोल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कहां से आपको मिलेगा। देखिए एक्सरसाइज का सवाल है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करें फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर। 1 मोल लिक्विड वाटर के लिए एंथैल्पी में आने वाले चेंज को फाइंड करें। लिक्विड वाटर के लिए, इससे प्रीवियस हम गैसियस वाटर के लिए एक मोल गैसियस वाटर के लिए एंथैल्पी चेंज फाइंड कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन अभी इस न्यूमेरिकल में क्या करना है आपने, 1 मोल लिक्विड वाटर के लिए एंथैल्पी में आने वाले चेंज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस वैल्यू आई थी ना एंथैल्पी चेंज की गैसियस वाटर के लिए उसको राइट करेंगे, यानी कि यहां पे पहले लिख देते हैं, सारा वही काम, प्रीवियस लेक्चर सुनना है, देखना है, उसी को राइट करना है, वाटर की एग्जांपल को, फिर एंड पे लिख देना एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज for the formation of 1 mole of gaseous water, और वो वैल्यू आपके पास है -284 और यूनिट जो है वो क्या है, किलो जूल पर मोल। ये एंथैल्पी चेंज आई थी प्रीवियस लेक्चर में, मैंने आपको बताया था 1 मोल गैसियस वाटर के लिए जो एंथैल्पी में आने वाला चेंज होता है वो होता है -284 किलो जूल पर मोल। लेकिन हमें उसने सवाल ये पूछा है कि एंथैल्पी चेंज लिखें फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर, 1 मोल लिक्विड वाटर के लिए एंथैल्पी चेंज लिखें। तो इसके लिए ना देखो, जब भी हम गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो गैस को लिक्विड में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। लिक्विड को गैसेस में चेंज करने का प्रोसेस होता है एवेपोरेशन, और एवेपोरेशन का उल्ट गैस को लिक्विड में चेंज करने को कहते हैं कंडेंसेशन। अब ना केमिस्ट्री ने हमें बताया हुआ है कि कंडेंसेशन जब हम करवाते हैं ना 1 मोल गैसियस वाटर के, उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो वो वैल्यू लिखते हैं, द एंथैल्पी चेंज, यानी कि जो एंथैल्पी में आने वाला चेंज है किसके लिए, फॉर द कंडेंसेशन के लिए। और वो कंडेंसेशन किसकी है, कंडेंसेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस वाटर टू लिक्विड वाटर इज, वो कितनी है, देखो मैंने यहां पे क्या राइट किया, एंथैल्पी चेंज, हमारे पास ये एंथैल्पी चेंज आई है गैसियस वाटर के लिए, तो एंथैल्पी चेंज फॉर द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमें सवाल पूछा है कि 1 मोल लिक्विड वाटर के लिए करो तो कंडेंसेशन करेंगे, 1 मोल ऑफ गैसियस वाटर टू लिक्विड वाटर इज, वो कितनी है, वो आपके पास वैल्यू है -40.7 किलो जूल पर मोल। सही है।
अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जब हम 1 मोल गैसियस वाटर को लिक्विड वाटर में चेंज करते हैं तो जो इंथाल्पी में चेंज आता है वो -40.7 किलो जूल पर मोल आता है। अब ओवरऑल इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इंथाल्पी चेंज आएगी, हेंस इंथाल्पी चेंज फॉर 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर, यानी कि 1 मोल लिक्विड वाटर के लिए जो इंथाल्पी में चेंज आएगा वो क्या होगा, वो होगा जो गैसियस वाटर के लिए इंथाल्पी चेंज थी उसकी वैल्यू लिखें -284 और माइनस, और हमारे पास ये वैल्यू लिख देंगे, प्लस करते होते हैं ना तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, 40.7 किलो जूल पर मोल लिखें। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -324.7 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि इंथाल्पी चेंज 1 मोल लिक्विड वाटर के लिए जो होती है वो कितनी होती है, -324.7 किलो जूल पर मोल। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस वाज द सैंपल प्रॉब्लम एंड दिस वाज द एक्सरसाइज क्वेश्चन। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि आप मेरे साथ 9th क्लास के न्यू सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। अल्लाह हाफिज।